dear friends. Here I am back with another topic of Arbitration and Conciliation Act 1996. So, in last session, as you know, we completed Section 12. Section 12 में बच्चे हमने किया था कि grounds for challenging an arbitrator. And today, Section 13 is about procedure for the challenging an arbitrator. क्या प्रॉपर प्रोसेस रहता है जिसमें आप एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो, बट आप चैलेंज किन ग्राउंड्स पे कर सकते हो? वही ग्राउंड्स जो सेक्शन 12 में दिए गए हैं. तो सबसे पहले सेक्शन 12 फुलफिल होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 13 पर मूव ऑन करते हो, राइट? अगर कोई भी एज सच कोई भी सेक्शन आपका नहीं गिवन है इन सेक्शन 12, कोई भी चैलेंज या ग्राउंड ऐसा नहीं है, तब आप सेक्शन 13 भी नहीं करोगे, क्योंकि प्रोसेस तो तभी स्टार्ट होगा ना बच्चे जब कोई ग्राउंड होगा. All right, so let's start section 13. That first of all, this act gives dash to the parties. This act gives freedom. किस चीज की फ्रीडम देते हैं बच्चे पार्टीज को? कि दे कैन सेटल बाय एग्रीमेंट. एग्रीमेंट से ही वो सेटल कर सकते हैं. क्या? द प्रोसीजर या फिर प्रोसेस. कोई भी ऐसा प्रोसीजर या प्रोसेस बाय विच आर्बिट्रेटर वुड बी चैलेंज्ड, जिससे वो आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकें. तो ये बात पहले ही पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो लिख देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर, कल अगर सपोज कीजिए ए और बी है, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो कहते हैं अगर हम किसी भी आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे, तो अगर उस आर्बिट्रेटर के खिलाफ कोई भी ऐसा चैलेंज या ग्राउंड बनता है जिससे हम चैलेंज करें, तो हम उसको इस मेथड से चैलेंज करेंगे. वो मेथड जो होता है ऑलरेडी एग्रीमेंट में रिटन होता है, ये एग्रीमेंट से उन पार्टीज के बीच में सेटल्ड है. ऑलराइट, तो उन्होंने वो जो प्रोसेस है या जो वो प्रोसीजर है उस पर ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है. ये समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट थिंग, इफ देर इज नो एग्रीमेंट एज सच अबव, मीन्स ये जो एग्रीमेंट यहाँ था, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर नहीं है, तो क्या होगा? देन द पार्टी विशिंग टू डैश द चैलेंज, जो पार्टी अब प्रेजेंट द चैलेंज, चैलेंज को लाना चाहती है, क्योंकि सेटिस्फाई तो एक ही पार्टी नहीं होती, क्योंकि जो सी होता है उसका कनेक्शन तो बी से था, अब ए चैलेंज करना चाहती है. और अगर सपोज कीजिए और बी के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो अब जो पार्टी चैलेंज करना चाहती है, दे हैज टू डैश द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. दे हैव टू इन्फॉर्म, उनको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाकर इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस मैटर, कि सर हमारे साथ ये हुआ है, एक और पार्टी थी जिसके बीच में हमारे ये डिस्प्यूट अराइज हो गए, और हमने एक आर्बिट्रेटर को चूज किया था सी को, जिसके ऊपर हमें डाउट है कि वो दूसरी पार्टी बी के साथ थोड़ा फेवर करेगा, इसलिए मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूं, और हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था कि हम चैलेंज कैसे करें. दैट्स वाई मैं आपके पास आया हूं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि इसको चैलेंज किया जाए. इतनी बात समझ में आई बच्चे? एंड दिस शुड बी डन डैश विद इन 15 डेज. जो ये चीज है इसको आपको करना होगा 15 दिन के अंदर अंदर ही, कि कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास आपको 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा. परफेक्ट बच्चे. नेक्स्ट थिंग जो ये कहता है, इफ अदर पार्टी एग्रीज, अगर दूसरी पार्टी एग्री कर जाती है, कौन सी? जैसे मैंने बताया ए और बी है, ए ट्रिब्यूनल के पास गया और इससे बी भी एग्री कर गई टू द डैश, किस लिए? टू द चैलेंज, चैलेंज के लिए वो एग्री कर गई कि हाँ ठीक है चलो चैलेंज कर लेते हैं. दैट द आर्बिट्रेटर डजंट वॉलेंटरली विड्रॉ, और आर्बिट्रेटर जाता ही नहीं है, वो खुद से विड्रॉ कर ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारा डिसीजन दूंगा. द डैश शैल डिसाइड द मैटर. तो कौन? ट्रिब्यूनल इस मैटर को डिसाइड करेगी. फिर ट्रिब्यूनल का रोल आ जाएगा, क्योंकि पार्टीज ने आके उनको इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बीच में एक केस राइज हो गया है, और वो केस उन्होंने 15 दिन के अंदर भी ला दिया. अब 15 दिन के बाद क्या है, दूसरी पार्टी भी एग्री कर गई है, ठीक है भाई चलो चैलेंज कर ही लो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, और आर्बिट्रेटर निकल भी नहीं रहा है, ही इज नॉट विड्रॉइंग, तो ट्रिब्यूनल को तो अब आना ही पड़ेगा और मैटर को डिसाइड करना पड़ेगा. राइट बच्चे? नाउ इफ द चैलेंज इज नॉट डैश, अगर चैलेंज क्या है? चैलेंज इज नॉट सक्सेसफुल, जो चैलेंज किया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग एंड मेक एन अवॉर्ड.
वो अवार्ड भी देंगी क्योंकि ट्रिब्यूनल में तो मैटर जा चुका है. सो व्हाट विल दे डू, दे विल कंटिन्यू एंड दे विल मेक एन अवार्ड, अवार्ड भी वो करेंगी. नेक्स्ट थिंग व्हाट इज दिस, द डैश, द पार्टी हु चैलेंज्ड द डैश, जिस पार्टी ने आर्बिट्रेटर को चैलेंज किया था बच्चे, जैसे यहां पर ए ने किया था ना, तो जिस पार्टी ने आर्बिट्रेटर को चैलेंज किया है मे चैलेंज द अवार्ड ऑल्सो, वो अवार्ड को भी चैलेंज कर सकती है. ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ कि चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल ने अच्छे से देखा नहीं, ट्रिब्यूनल ने फिर भी अवार्ड पास कर दिया. तो अवार्ड पास करने के बाद क्या हुआ, जो पार्टी आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना चाह रही थी वो अब अवार्ड को भी चैलेंज कर सकती है. भाई हम आपके अवार्ड से खुश नहीं हुए. एंड इट कैन बी डन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर डैश असाइड, उसको क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड, कि अवार्ड को सेट असाइड किया जाए. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मींस जो अवार्ड देंगे. नाउ इफ द अवार्ड इज सेट असाइड, सपोज कीजिए अवार्ड, उसने एप्लीकेशन डाली कि मेरे इस अवार्ड को हटाइए, और सपोज कीजिए अवार्ड सेट असाइड हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, कोर्ट कैन कंसीडर, फिर कोर्ट में मैटर जाता है, दे विल कंसीडर वेदर दी, जो ये सेट ऑफ हुआ है, दिस सेट शुड बी एंटाइटल टू हिज रेम्यूनरेशन और नॉट. दिस आर्बिट्रेटर, सॉरी बच्चे, दिस आर्बिट्रेटर, whether this arbitrator should be entitled to remuneration or not, means whatever उन्होंने डिसीजन दिया है, चैलेंज किया था आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर का चैलेंज सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर भी आर्बिट्रेटर ने प्रोसीडिंग के साथ अवार्ड डाल दिया, तो आर्बिट्रेटर को भी चैलेंज किया जाएगा, अवार्ड को भी, और वो एप्लीकेशन डालेगा मैं इस अवार्ड से खुश नहीं हूं, इसको सेट असाइड किया जाए. सपोज कीजिए अवार्ड को सेट असाइड किया गया. नाउ अब ये डिसाइड कोर्ट करेगी कि आर्बिट्रेटर को उसका सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए या नहीं. परफेक्ट बच्चे, इतना सेक्शन 13 अच्छे से समझ में आया. अब हम देखते हैं वही ग्राउंड्स फॉर चैलेंज आर, कौन कौन से ग्राउंड्स थे जो मैंने उधर आपके साथ डिस्कस किए थे, एक बार फिर देख लेते हैं. फर्स्ट, एक्सेस और रिफ्यूजल ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय आर्बिट्रेटर, मींस आर्बिट्रेटर ने अपना, मींस जितना उसका होल्ड था, जो उसकी लिमिट थी, उस लिमिट से ज्यादा तो उसने आंसर नहीं कर दिया, लिमिट से ज्यादा जुरिस्डिक्शन या लिमिट से ज्यादा केस को तो डिसाइड नहीं किया, जितना उसके लिमिट में आता था वही किया. नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर के मिसकंडक्ट को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, दैट ही इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली. थर्ड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है इसलिए आप उसको चैलेंज कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग इज, इफ ही हैज एनी चार्जेस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चार्जेस उस पर हैं तो भी आप चैलेंज कर सकते हो. एंड द लास्ट इज एनी अदर एक्सेप्शनल केस. सो दीज आर द ग्राउंड्स जिस पर आप चैलेंज कर सकते हो. राइट बच्चे, सो आई होप आपको ये सेक्शन 13 बहुत अच्छे से समझ में आया है कि इसमें पर्टिकुलरली क्या ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है फॉर चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चे, डोंट स्किप एनी सेक्शन. एज यू नो योर जुडिशियल एग्जाम्स आर कमिंग नियरर, be continuous in your studies, practice well and understand each and every topic thoroughly. Okay, and you have to again follow my one principle. What is that? It is read, revise and repeat. Then success is definitely in your feet and you will achieve whatever you have targeted. Thank you.